हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्ज़ाम मोड। आई एम शुभम वर्मा और मैं इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका साइटोलॉजी और सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी और साइटोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल यहाँ से, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे स्टेट बीसीएस का एग्जामिनेशन हो या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी फॉर्म में आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक में आपको कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं ये टॉपिक आपको बहुत ढंग से पढ़ा दूंगा और साथ ही साथ इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि बाद में आपको रिवीजन भी ढंग से हो जाए। ठीक, तो ये बेसिक आपका सेल का डायग्राम है। ये आपका यहाँ पर प्लांट सेल गिवन है और ये एनिमल सेल गिवन है। इसमें जितनी बातें लिख रखी हैं सबके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है, और नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो ये है टेलीग्राम ग्रुप का आपका QR कोड। एग्ज़ाम मोड ऑफिशियल चैनल का नाम है, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं बताता रहूँगा और आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। मैं साथ साथ लिखते चलूँगा। पहला आप नोट करिए, साइटोलॉजी। तो बेसिकली आपका साइटोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। मतलब कि आपके एक सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो स्टडी होती है वही आपकी साइटोलॉजी कहलाती है। क्या है ये आपकी? ये एक तरीके से आपकी स्टडी ऑफ सेल है, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल है। किसकी? सेल के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ने का? तो वो आपका स्ट्रक्चर पढ़ना है आपका सेल का, और साथ ही साथ आपका सेल का फंक्शन पढ़ना है। तो इन दोनों की स्टडी क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है साइटोलॉजी। होपफुली आपको समझ आएगा। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, पहले बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, समझना जरूरी है। फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर आपसे पूछता है तो वो आपको टिक करके आना है रॉबर्ट हुक। कौन सा? रॉबर्ट हुक। और अगर आपसे वो पूछता है कि आपका डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी? फ्रेंड्स, डिस्कवरी ऑफ सेल भी आपके रॉबर्ट हुक ने ही करी थी। फिर अगर वो पूछता है आपका कि डिस्कवरी ऑफ नॉन लिविंग सेल किसने की थी, नॉन लिविंग सेल किसने करी थी, तो वो भी आपके रॉबर्ट हुक ने ही किया था। तो वो भी किसने किया था? आपके रॉबर्ट हुक ने ही किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आपका फादर ऑफ लिविंग सेल कौन है, फादर ऑफ लिविंग सेल कौन है, तो वो आपको टिक करके आना है। क्या टिक करके आना है? एंटी वान लेवेनहॉक। एंटी वान लेवेनहॉक। एंटी वान लेवेनहॉक ने आपके फादर ऑफ लिविंग सेल कहे जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे पूछता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो ये भी आपके एंटी वान लेवेनहॉक है। ठीक, उन तीनों का आंसर आपका रॉबर्ट हुक था, इन दोनों का आंसर है आपका एंटी वान लेवेनहॉक। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने जो आपकी एक पेड़ की छाल थी, पेड़ की छाल की स्टडी करी थी और डेड सेल का उन्होंने आपका डिस्कवरी वहाँ से किया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ नॉन लिविंग सेल भी कहा जाता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके सेल के बारे में। सेल आपका क्या होता है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक आपके डेफिनेशन है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि मान के चलिए ये आपकी एक वॉल है और ये आपकी वॉल्स होती हैं, ये आपकी ब्रिक से बनी होती है, ब्रिक से बनी होती है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी भी ब्रिक से बनी होती है, वो ब्रिक सेल कहलाती है। ठीक है, ये आपकी बॉडी है, डिफरेंट ब्रिक्स से बनी है। तो इसमें से एक ब्रिक जैसे कि आपकी है, ये ब्रिक है, उसी तरीके से आपकी बॉडी का एक सबसे छोटा पार्ट आपका सेल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपका क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। यही सेल आपके मल्टीप्लाई होके सेल आपका क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और फिर टिश्यू क्या बनाता है आपका? टिश्यू आपका ऑर्गन बनाता है
और ऑर्गन आपका बनाता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू आपका ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन आपका ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इतना आपको समझ आ गया। ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब कि आप और हम लोग, ये हम लोग सब ऑर्गेनिज्म हैं। सबसे बेसिक यूनिट आपकी है सेल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आपकी क्या है, सेल, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको याद रखना है कि आपका जो लाइफ प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ड्यू टू सेल। लाइफ प्रोसेस की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी सेल होती है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक सेल ट्रांसफ़र होता है आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, बाद में आपका वही सेल आपका डेवलप होके बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। ये आपकी बेसिक से बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू बॉर्न जो आपका बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर आपके कितने सेल होते हैं, तो उसके अंदर आपके सेल होते हैं, याद रखना है 2 × 10⁻12 सेल्स होते हैं, ठीक है, इतने सेल्स होते हैं। और एक एडल्ट के अंदर आपके कितने सेल होते हैं, पूछूं आपसे, एक एडल्ट के अंदर सेल कितने होते हैं? एडल्ट के अंदर आपके सेल होते हैं 10⁻14 सेल्स होते हैं, ठीक, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अर्थ पे आपके सबसे बड़ा सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ, तो आपको क्या टिक करके आना है, आपको टिक करके आना है ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच का एग होता है आपके लार्जेस्ट सेल। और आपका जो स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या टिक करके आना है, तो आपको टिक करके आना है, क्या टिक करके आना है, तो एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, उसका नाम आपका होता है माइकोप्लाज्मा गैलेप्टिशियम। माइकोप्लाज्मा गैलेप्टिशियम नाम का जो आपका वो होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है आपका, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है आपके अर्थ में, ठीक है, ये याद रखना है। फिर अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल अगर वो पूछ ले, तब क्या टिक करके आना है, तो जो लार्जेस्ट सेल होता है एक ह्यूमन बॉडी में, सेल इन ह्यूमन बॉडी, वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल आपकी ह्यूमन बॉडी में होता है, वो होता है आपका नर्व सेल, ठीक है जी। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है, तो क्या होता है स्मॉलेस्ट सेल आपका ह्यूमन बॉडी में, तो वो होता है आपका कौन सा होता है, RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल आपका स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे आपके सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी मतलब कि सेल की जो स्टडी है, इसकी एक थ्योरी प्रपोज करेगी। तो वो थ्योरी आपकी किसने प्रपोज करी, वो थ्योरी आपके एक बॉटनिस्ट थे और एक आपके उसमें जूलॉजिस्ट थे, उन दोनों ने मिलके प्रपोज करी। उनके नाम क्या थे, प्रपोज्ड बाय, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं फैक्ट, इसीलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। बाकी जो आपकी ज्ञान की बातें हैं और जो आपकी कंसेप्ट पार्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फैक्ट भी जरूर आप समझते चलिए, ठीक है। प्रपोज्ड बाय स्क्लेडिन एंड स्वान, स्क्लेडिन एंड SCHWAN, स्क्लेडिन एंड स्वान, इन दोनों ने मिलकर आपकी सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। ये दिमाग में रखना है। इनका कहना था कि हर ह्यूमन बॉडी एक बेसिक आपके पार्ट से बनी है, वो बेसिक स्ट्रक्चर आपका सेल कहलाता है। यही सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था, ये दिमाग में रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ सेल के बारे में एग्जामिनर पूछे, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में एग्जामिनर पूछे, तो आपको ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक
कैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक माने कि आपके प्राइमरी सेल, प्रिमिटिव सेल, जो कि आपके सेल पहले हुआ करते थे किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में जब उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस तरीके के सेल आपके कौन से कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि प्रिमिटिव सेल। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है अमीबा एंड बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं। अमीबा एंड बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल है। और आपकी यूकैरियोटिक सेल जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ उसी तरीके से आपका क्या होता है कि आपके जो सेल होते हैं उनमें कुछ इवॉल्वमेंट हुआ, कुछ इवॉल्व हुए, कुछ उनमें चेंजमेंट आए। चेंजमेंट आने के बाद वो अपने नेचर के हिसाब से अडाप्ट करने लग गए, तब सेल में कुछ परिवर्तन आया। इसकी वजह से आपकी मॉडल सेल बनी और मॉडल सेल जो होती है वो आपकी यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। ठीक, यूकैरियोटिक, यू माने होता है इसमें ट्रू और आपका कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है आप और मैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब आइए ध्यान से हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम में जितनी भी डिटेल्स दे रखी हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ढंग से। ये है आपका डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से ये है आपका प्लांट सेल और ये है आपका ह्यूमन सेल। प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है आपका सेल वॉल का। प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल पाई जाती है और ह्यूमन बॉडी में आपके सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और बाकी मोटा मोटा चीज़ें हर सेल में आपका सेम होता है, बस सेल वॉल डिफरेंट होती है। और वैक्यूल जो होता है मतलब कि खाली एरिया जो सेल का होता है ये आपके प्लांट सेल में ज़्यादा होता है और एनिमल सेल में आपका वैक्यूल छोटा होता है। ये दिमाग में रखना है। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक एक करके हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। पहले सेल वॉल यहाँ लिखा हुआ है तो पहले सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, सेल वॉल। तो सेल वॉल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है आपके प्रेजेंट, तो आपके सिर्फ वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल में आपके प्रेजेंट नहीं होता है। तो पूछा जाए कि आपका सेल वॉल किससे बना होता है, मेड अप ऑफ, तो आपका जो सेल वॉल होता है ये आपका सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। कभी आपने सोचा है कि एक प्लांट को आखिर सेल वॉल की ज़रूरत पड़ी क्यों? एनिमल को सेल वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्लांट इसीलिए इतने रिजिड होते हैं क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल होती है। सेल वॉल होने के कारण ये है कि जिस तरीके से हार्ड ऑफ टेम्परेचर और साथ ही साथ हार्श कंडीशंस जो उन्हें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, डे टू डे कंडीशंस में, इसकी वजह से वो अपने इनर बॉडी पार्ट्स को कन्वर्ट कर सके, मतलब कंजर्व कर सके, इसीलिए नेचर ने उसे एक एक्स्ट्रा परत दे दी है, ठीक है, जो सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल आपकी सेलुलोज की होती है, ये दिमाग में रखना है कि सेलुलोज की होती है आपकी सेल वॉल, ठीक। आउटर मोस्ट जो आपकी लेयर होती है किसी प्लांट में वही आपकी सेल वॉल कहलाती है, ठीक। इसके अंदर आपके डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये देख लीजिए डायग्राम में, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आपके सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया भी आपके प्लांट किंगडम में ही आता है, बैक्टीरिया भी आपके प्लांट किंगडम में ही आता है, ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों? बैक्टीरिया इज इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बैक्टीरिया के पास होती है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल आपकी बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे इंक्लूड किया गया है आपके प्लांट किंगडम में। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट एक रीजन था। अब सेल वॉल के बाद अगर आप सेल ऑर्गेनल देखेंगे तो वो कहलाता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद अगली लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर आपकी सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपकी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन की वजह से होती है। ड्यू टू प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड
फॉस्फोलिपिड, ये आपको दिमाग में रखना है। इट प्रोवाइड शेप टू अ सेल, एक सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम आपका सेल मेम्ब्रेन का होता है। एक एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल की जो सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आपको याद रखना है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्मेशन में आपका सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो एटीपी आपका क्या होता है? एटीपी आपका एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल आपका एटीपी कहलाता है। ये आप नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। साथ ही साथ एक तरीके से एनर्जी ब्रोकर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी ब्रोकर भी इसे आपके कहा जाता है। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। तो अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने जान लिया। अब अगला हम लोग जानेंगे, वो जानेंगे आपके प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ये आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। ये जितना भी आपका ये साइटोप्लाज्म का पार्ट अंदर जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म क्यों? इसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म तब कहलाता है जब ये न्यूक्लियस के अंदर आपके होता है। किसी न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है वो आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और किसी सेल के अंदर, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर आपके जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। और ब्रॉडर नेम इसका क्या गिवन है? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक एक करके इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने कहा प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड के फॉर्म में होता है, दोनों आप कह सकते हैं। इसकी आपकी डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवरी आपकी जो प्रोटोप्लाज्म की करी थी वो आपकी करी थी फेलिक्स डुजार्डिन ने। किसने? फेलिक्स डुजार्डिन ने। इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जामिनर पूछता है, इसे याद कर लीजिए। फेलिक्स डुजार्डिन ने आपकी डिस्कवरी करी थी। टर्म जो आपका गिवन है, ये टर्म किसके द्वारा किया गया था? टर्म प्रोटोप्लाज्म आपका परकिंजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? परकिंजी के द्वारा आपका प्रोटोप्लाज्म टर्म आपका किया गया था, ठीक है। ये दिमाग में याद रखना है। और अप्रॉक्सीमेटली जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है वो 70% आपका किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? 70% आपका प्रोटोप्लाज्म ये प्रोटीन से बना होता है। ये आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटोप्लाज्म के ब्रॉडर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा आपका कौन सा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म आपके सेल के अंदर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म मेन आखिर क्या होता है कि ये 70% आपका किससे बना होता है? प्रोटोप्लाज्म आपका प्रोटीन से बना होता है। और ये क्या करता है? ये हेल्प करता है आपकी सेल को डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स बनाने में। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को बनाने में, साथ ही साथ उसे स्टोर करने में आपका प्रोटोप्लाज्म का रोल होता है। बस इसका यही बेसिक रोल होता है, ये आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिक बातें आप समझ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो पहले तो आप बेसिक बातें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जब आपका सेल का रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से होती है। साथ ही साथ आपके जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपके कहाँ पाया जाता है? तो आपके वो लीवर में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 4 बेसिक बातें थी। और ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है आपका। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक एक करके इसे नोट कर लेते हैं। पूछा जाए अगर आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी, तो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी है ये आपके किसने करी थी? कोलिकर ने करी थी। किसने करी थी? कोलिकर ने करी थी। याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछता है। इसके बाद टर्म पूछा जाता है कि टर्म किसने गिवन है? माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया?
तो वो आपके दिया है कॉल ब्लेंडा ने। किसने? कॉल ब्लेंडा ने आपके माइटोकॉन्ड्रिया नामक शब्द दिया। नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज सेल विद इन अ सेल, सेल विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर दूसरा सेल प्रेजेंट होना, ये भी आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका सेल को बनाए रखने में, इसीलिए इसे सेल विद इन अ सेल भी कहा जाता है और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपका सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपका होता है, जिसकी वजह से आपका CO2 आपका जो रिलीज होता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से होता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है और इसे ही आपका ATP मिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ATP मिल भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आपके जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके टेक प्लेस करता है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल जो आपके ह्यूमन बॉडी में होता है, ये आपका कौन सा होता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, ये हमने समझ लिया। और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेल विद इन अ सेल, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है। एक चीज़ इसमें याद रखना है कि आपका जो सबसे ज़्यादा जो आपके वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पाए जाते हैं? लार्ज इन नंबर। ये पाए जाते हैं आपके लिवर में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया को ही आपको क्या कहा जाता है? बैटरी ऑफ सेल। और साथ ही साथ आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये मोस्ट बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, मोस्ट बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनल है, ये आपको याद रखना है। टोटल आपकी जो सेल को बनाए रखना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, ये सभी काम आपके माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेल ऑर्गेनल है। डायग्राम में एक बार देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका दिखता कैसे है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका गिवन है। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया गिवन है। कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। ठीक, ऐसे क्रिस क्रॉस शेप में होता है। ये एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये याद रखिएगा, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये चीज़ हो गया। और आपका जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनके जो आपके विंग्स होते हैं, विंग्स जो आपके कीड़ों के होते हैं, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बने होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आपके बने होते हैं। ठीक, विंग्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपके होते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको कि इंसेक्ट्स के विंग्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपके होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया था और इसकी जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। अब हम चलेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल की तरफ, जो है आपका न्यूक्लियस। हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल कमांड ऑफिस होता है आपके सेल का। सेल की सारी एक्टिविटी यहाँ से आपकी कैरी ऑन होती है और ये आपके सेल का एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। आपसे पूछे प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक में से किस में सेल आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस आपकी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके न्यूक्लियस, ठीक है, नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, ये दिमाग में रखना होता है। तो ये आपकी पूछा जाए कि न्यूक्लियस की आपकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो इसकी डिस्कवरी करी थी आपके किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन, ये याद रखिएगा। और ये आपका क्या है? एक आपका लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है?
तो वो है आपका न्यूक्लियस। सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ आपकी कैरी ऑन यहीं से होती हैं, ये चीज़ दिमाग में रखना है। और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ द सेल। इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। और साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल कमांड ऑफ द सेल। ऑफ द सेल। आपका जो एक न्यूक्लियस होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस में आपका न्यूक्लियस मदद करता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। प्रोटीन की सिंथेसिस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ इसमें आपको और याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है और आपका यूकैरियोटिक सेल में ये आपका प्रेजेंट होता है और वेल डिफाइंड भी होता है। ठीक, आपका जो न्यूक्लियस है ये मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। न्यूक्लियस जो आपका है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक एक करके ध्यान से देखिए। पहला जो है आपका डिवाइड है वो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड है आपका क्रोमैटिन। और फोर्थ है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक, अब मैं आपको इसे एक इमेज में बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। ये है आपकी इमेज फ्रेंड्स। ठीक, अब इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस का एक इमेज है। तो यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियर का एनवलप है। ठीक, ये जो देख रहे हैं ये आपका न्यूक्लियस का एनवलप है। इसे ही क्या कहा जाता है? आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। इसी के अंदर अगर आप देख लीजिए ये जो सर्कुलर पार्ट है आपका, ये सर्कुलर पार्ट आपका है, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद जो थ्रेड लाइक आपके स्ट्रक्चर जो यहाँ पर गिवन है तो ये आपका क्या कहलाता है? ये क्रोमैटिन कहलाते हैं। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो गिवन है ये आपके क्रोमैटिन कहलाते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म ये जो आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमें डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब डिटेल से एक एक के बारे में हम अच्छे से बात कर लेते हैं आपका। ठीक, पहले आप हेडिंग डालिए आपका कौन सा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी न्यूक्लियस की। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी न्यूक्लियर की, और ये होती है आपकी डबल लेयर मेम्ब्रेन। कौन सी? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। तो आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर्ड होता है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाए तो किसका बना होता है? तो आपको याद रखना है कि ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और इसका काम क्या होता है? इट मेंटेन्स द कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। मेंटेन क्या करता है? मेंटेन करता है आपका कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म जो कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन क्रिएट करने का काम आपका किसका होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है। ठीक है, एक बात हो गई। अब सेकंड जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा था आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ये देखिए थोड़ा ध्यान से। न्यूक्लियोप्लाज्म आपका क्या होता है? ये सेमी लिक्विड आपका ट्रांसपेरेंट जो आपका लिक्विड होता है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है।
आपके इम्पॉर्टेंट जैसे कि डीएनए और आपका एक इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये सभी के सभी आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सभी सभी आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये चीज़ सबसे बेसिक बात हो गई आपकी। और आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आपका एक साइट प्रोवाइड करता है आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए एक साइट प्रोवाइड करता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम लोग पहले ध्यान से समझेंगे कि आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में अगर हम देखते हैं तो ये है आपका डीएनए, उसके बाद ये चेंज होता है आपका आरएनए में। बनाते रहिए, फिर एक एक करके ढंग से समझाता हूँ। आरएनए से आपका प्रोटीन में चेंज होता है, ठीक। तो डीएनए से आरएनए में चेंज होने का प्रोसेस आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। यही ट्रांसक्रिप्शन की साइट आपकी प्रोवाइड करती है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। आरएनए से प्रोटीन में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है ट्रांसलेशन कहलाता है। और प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से आपके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट से आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये सबसे बेसिक बात है। तो इसे ही आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहा जाता है कि डीएनए का आरएनए में चेंज होना, आरएनए का फिर आपका प्रोटीन में चेंज होना, फिर वो प्रोटीन फर्दर जाइगोट से एम्ब्रियो में चेंज होता है। डीएनए से आरएनए में चेंज होने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए को प्रोटीन में चेंज होने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये साइट प्रोवाइड करता है आपका कौन करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर पे जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने क्रोमैटिन के बारे में, ठीक। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन आपका एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब आपका धीरे धीरे कई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका मिलके, ठीक, एक नेट शेप बना लेते हैं, एक नेट का शेप बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद जब सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, उस समय यही क्रोमैटिन रेटिकुलम आपका थिक बॉल की शेप में चेंज हो जाता है, थिक बॉल की शेप में चेंज हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। यही बाद में क्रोमोजोम में कन्वर्ट होके आपके यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। यही क्रोमोजोम में कन्वर्ट होके आपका यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये क्रोमैटिन आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बाद में जब नेट में चेंज होता है तो क्रोमैटिन रेटिकुलम कहलाता है। फिर यही एक बॉल शेप में कन्वर्ट हो जाता है और रिप्रोडक्शन के वक्त में जब यही आपका एक बॉल के रूप में चेंज होता है, थिक स्मॉल बॉल जब चेंज हो जाता है तो इसे क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम कहते हैं, जो कि आपका है यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक। तो ये होपफुली आपको समझ आया होगा ढंग से। तो क्रोमैटिन भी हमने देख लिया। डायग्राम में हमने देखा था कि ये क्रोमैटिन, जैसे कि ये देखिए ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो गिवन है यहाँ पे, ये आपका क्रोमैटिन था। अब आखिरी बचता है आपका, क्या बचता है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में ढंग से समझ लेते हैं। फोर्थ डाल लीजिए हेडिंग आप, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जैसा कि मैंने आपको उसमें डायग्राम में दिखाया, ये आपका होता है स्पेरिकल शेप का, ठीक है जी। ये आपका स्पेरिकल शेप का होता है। साथ में याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है, मेम्ब्रेन लेस
स्ट्रक्चर आपका होता है कौन सा, आपका न्यूक्लियोलस। इसका मेन फंक्शन आपका है होता है वो है आपका राइबोसोम का सिंथेसिस। राइबोसोम का सिंथेसिस जो होता है ये आपका कहाँ होता है, ये आपका न्यूक्लियोलस के अंदर में प्रेजेंट होता है। और आपके आरएनए का सिंथेसिस भी आपके न्यूक्लियोलस में होता है। इसका दो मेजर फंक्शंस है, राइबोसोम का सिंथेसिस और आपके आरएनए का सिंथेसिस। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में ढंग से पढ़ लिया, चारों पार्ट से क्या होते हैं, सेंट्रोडोग्मा ऑफ लाइफ भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनल है जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़, गोल्गी बॉडीज़ पहले मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ होता क्या है। जो भी सेल ऑर्गेनल का जो भी पार्ट, जो भी खट्टा होता है सेल का, जो सेल को बाहर एक्सक्रीट करना होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो इसको एक्सक्रीट करना होता है, वो सभी के सभी आपके गोल्गी बॉडीज़ में इकट्ठा हो जाते हैं। तो गोल्गी बॉडीज़ का ये इंपॉर्टेंट आपका काम होता है। ठीक, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो इसकी डिस्कवरी आपकी करी थी कैमिलो गोल्गी जी ने। ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने इसकी डिस्कवरी करी थी और इट कलेक्ट्स द सब्सटेंस विच हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द सेल। ठीक है, एक्सक्रीटेड सब्सटेंस को कलेक्ट करने का काम इसका होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द सेल। इसे आपको ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है। गोल्गी बॉडीज़ को अगर आप देखिए, ये आपका गोल्गी बॉडीज़ है और ये अगर हम प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, थोड़ा समझिएगा। एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज़ आपके लाइजोसोम जो होता है, लाइजोसोम जो होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। लाइजोसोम क्या होता है ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। और प्लांट सेल में ये आपकी सेल वॉल की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, सेल वॉल की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इसे डिक्टोसाइम भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डिक्टोसाइम भी कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, प्लांट सेल में आपके सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, एनिमल सेल में आपके ये लाइजोसोम बनाने में हेल्प करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आपका लाइजोसोम क्या होता है। लाइजोसोम को आपको क्या कहा जाता है, इसे आपको कहा जाता है सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। जो भी चीज़ का डाइजेशन करना होता है वो यहाँ पर चीज़ें आके आपकी डाइजेस्ट हो जाती है सेल के अंदर में। क्या कहलाता है वो, लाइजोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सेल, बैग ऑफ सेल, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है और इसे ही आपका सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग भी इसे आपको कहा जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। इसे ही आपको स्टमक ऑफ द सेल भी कहा जाता है। स्टमक ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। लाइजोसोम की अगर पूछा जाए डिस्कवरी किसने करी थी, तो वो करी थी आपके डी डुवे ने। किसने, डी डुवे ने आपके लाइजोसोम की डिस्कवरी करी थी। ये दिमाग में रखना है। इसका मेजर काम क्या होता है, डाइजेशन करना। जो भी चीज़ सेल के अंदर आपके जो आता है उसका डाइजेस्ट करना काम आपका लाइजोसोम का होता है। ये दिमाग में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे आपके राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में तो राइबोसोम के बारे में हम बात करें तो ये आपको याद रखना है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। इसकी डिस्कवरी आपसे पूछी जाए तो इसकी डिस्कवरी करी थी पलाडे ने। और राइबोसोम आपका कहलाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। पूछा जाए आपसे कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है आपकी बॉडी में, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो वो है आपका राइबोसोम। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है,
प्रोटीन सिंथेसिस इसका सबसे मेजर काम होता है। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट सा काम होता है। ये आपका बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों सेल में आपका प्रेजेंट होता है, क्योंकि दोनों सेल को काम करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये बोथ आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन बोथ प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक। उसके बाद अब अगर पूछा जाए आपसे, ये हो गया है इट डज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ मैमल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजन ऑफ द सेल। राइबोसोम जो होता है ये आपके रेड ब्लड सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स में आपके राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है और इसे इंजन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इंजन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन बनाने की जो पावर होती है ये इसी के अंडर में होती है, इसीलिए इसे इंजन ऑफ द सेल कहा जाता है। और ये आपके आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये हो गया राइबोसोम के बारे में, ठीक। अब हम लोग जानेंगे आपके प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो सिर्फ आपके प्लांट में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड आपके सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। और इसका जो टर्म है ये आपका हैक्कल ने दिया था। किसने दिया था? हैक्कल ने प्लास्टिक टर्म दिया था। ये आपका प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और प्लास्टिड का काम क्या होता है? कलर प्रोवाइड करना। आपके जो प्लांट्स के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो प्रोवाइड करना काम आपका किसका होता है? ये काम आपका होता है प्लास्टिड का, ठीक है जी। तो प्लास्टिड आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका हो गया क्रोमोप्लास्ट, थर्ड आपका हो गया ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि ये ग्रीन कलर जो भी आप प्लांट्स में देखते हैं, जैसे कि उसकी पत्तियां ग्रीन होती हैं, ये क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से होता है। और ये ग्रीन कलर आपका आता है मैग्नीशियम की हेल्प से, ठीक। स्पेशली आपका जो ग्रीन कलर होता है इसे ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये आपका होता है क्लोरोफिल जो आपका प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, उसकी हेल्प से, मैग्नीशियम की हेल्प से ये ग्रीन कलर आपका प्लांट्स की पत्तियों में आता है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अगर हम लोग समझें तो ये डिफरेंट कलर्स जो आपके अलग अलग प्लांट्स के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं या फिर प्लांट्स के पाए जाते हैं उन सभी का एक मिक्स टर्म क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। जैसे कि जो आपका टोमेटो है, टोमेटो का जो रेड कलर होता है, जब टोमेटो आपका कच्चा होता है, ठीक है, रॉ होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद थोड़ा पकता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। फिर जब और ज़्यादा पक जाता है तो वो रेड कलर का होता है। तो ग्रीन कलर आपका मैग्नीशियम की वजह से प्रेजेंट होता है, येलो कलर आपका फ्लेवोनॉइड्स की वजह से प्रेजेंट होता है, और जो आपका रेड कलर होता है ये लाइकोपाइन की हेल्प से होता है। किसकी वजह से? लाइकोपाइन की हेल्प से होता है। लाइकोपाइन रेड कलर देता है आपका इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसमें फेरस की मात्रा होती है, किसकी? आयरन की मात्रा होती है, इसीलिए इसमें रेड कलर आता है। तो होपफुली टमाटो का जो डिफरेंट कलर है किस में कौन सा होता है ये आपको समझ आएगा। अब हम लोग एप्पल की बात करेंगे। एप्पल आपका एक होता है ग्रीन, तो जब वो ग्रीन कलर का होता है तो वो मैग्नीशियम की वजह से होता है। और जो आपका रेड कलर होता है ये एप्पल में होता है एंथोसाइन की वजह से। किसकी वजह से? एंथोसाइन की वजह से। इसमें भी आपका क्या होता है? फेरस की मात्रा होती है, ठीक, ये हो गया। बीट रूट आपका जो होता है, एक होता है आपका बीट रूट, शकरकंदी, ठीक। बीट रूट में जो आपका रेड कलर होता है, ब्लड रेड कलर होता है, ये आपका विटामिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विटामिन की वजह से होता है, ठीक है, रेड कलर। और इसके बाद लास्ट में हम देख लीजिए कैरेट। कैरेट का जो आपका रेड कलर होता है ये बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से। ये चारों जो रेड कलर है इस सब में आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये चारों कलर हो गए। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस, ठीक है। जितने भी आपकी कलरलेस जो होते हैं प्लांट्स के पार्ट वो बेसिकली आपके ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। इसमें बेसिकली आपकी आती हैं रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये आपकी मोस्टली आपकी कलरलेस होती हैं, ये ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा।
अच्छा जी, इसमें क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें एक दो एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। एक आप नोट करिए इसका, ब्रिंजल। ठीक है, तो ब्रिंजल में जो आपका जो ग्रीन कलर होता है, शुरुआत में जब ग्रीन होता है, ठीक, ये मैग्नीशियम की वजह से होता है। और वायलेट और वाइट कलर जो होता है ये किसकी वजह से होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। थोड़ा आप भी काम करिए, क्योंकि कुछ जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है जी। उसके बाद जो पपाया एक होता है आपका, पपाया में याद रखिए कि जो ग्रीन कलर होता है ये आपका मैग्नीशियम की वजह से होता है, और आपका जो येलो कलर होता है ये आपका किसकी वजह से होता है, फ्लेवोनॉइड्स की वजह से। ठीक, फ्लेवोनॉइड्स की वजह से। तो ये दोनों भी एग्जाम्पल आपके हमने कर लिए। तो इस तरीके से हमने आपके मैक्सिमम जो होते हैं ये आपके सेल ऑर्गेनल टोटल जितने भी इसमें डायग्राम में गिवन थे सब एक एक करके हमने ढंग से समझ लीजिए, और उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और डिटेल में क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं हमने एक एक करके सबके बारे में जान लिया है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको याद रहे रखना है कि वैक्यूल जो यहाँ पर गिवन है, वैक्यूल एम्प्टी स्पेस होता है आपका। ठीक है, एम्प्टी स्पेस होता है आपकी किसी सेल में। अच्छा, उसके बाद जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम में जो आपकी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, RER जो आपका होता है, क्या बोलते हैं, राइबोसोम RER वाले जो होते हैं, इसमें आपके प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, RER में आपके प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और जो वैक्यूल होता है ये एम्प्टी स्पेस होता है आपका। क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, ये चीज़ दिमाग में रखने का। और बाकी सारी चीज़ें, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, RER, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने एनिमल सेल में भी हमने सब कुछ आपका डिस्कस कर लिया है। तो सेल के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी थी वो मैंने डिस्कस कर ली है। एग्जाम में चांसेस बहुत कम है कि इससे बाहर चीज़ें आपकी आएँ। बस ये वीडियो आप लोग को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और इसके नोट्स जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा वो डाउनलोड करके आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपके अपलोड कर दिए हैं साइंस के, डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन एनिमल। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी ढंग से देखिए, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसी तरीके से पूरी तरीके से मैं आपका साइंस का सिलेबस कवर कराने वाला हूँ इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी चैनल पे हम लोग आपके हर एक दिन छोड़ के अगले दिन आपके 5 UPSC के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपके CDS NDA एग्जामिनेशन के लिए और आपके UPSC के एग्जामिनेशन के लिए। जो क्वेश्चन बिल्कुल क्वालिटी वाले होते हैं और 5 डिफरेंट टॉपिक से लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका 5 डिफरेंट टॉपिक्स 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डेली आपके रिवाइज हो जाते हैं, एक दिन एक छोड़ के। ठीक, उसके कॉन्सेप्ट के साथ उसके फैक्ट की सारी बातें हम लोग उसमें डिटेल से करते हैं। तो इस तरीके से आपके कई टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी कवर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आपकी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद मैं कोई और सब्जेक्ट उठाऊंगा, पूरी तरीके से आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।